पार्ट 7 मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति, मृदा की प्रतिशत या प्रतिशतता बेस संतृप्ति या संतृप्तता। पिछले पार्ट की अगर हम बात करें तो पिछला पार्ट हमने पढ़ा था मृदा की धनायन विनिमय क्षमता है और मृदा की उर्वरता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में जो पार्ट 7 आता है, जो आयन विनिमय चैप्टर है, चौथा चैप्टर चल रहा है हमारा, तो इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, 5वां पार्ट पढ़ेंगे मृदा अभिक्रियाओं के बारे में। तो बात करते हैं मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता के बारे में। प्रतिशत बेस संतृप्ति क्या होती है? प्रतिशत बेस संतृप्ति की अगर हम बात करें तो कोलाइडी संकीर्ण है। कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय जो भस्म है, परिभाषा की बात करें, कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित भस्मों यानी कि क्षारों की प्रतिशत में मात्रा क्या कहलाती है? मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत क्षार संतृप्तता कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। कोलाइडी संकीर्ण है। कोलाइडों की जो आयन परत है, मृदा के अंदर जो भी कोलाइडी सॉल्यूशन मिल रहा है, उसमें टोटल कितने जो भस्म है, कितने क्षार आकर के क्या हो रहे हैं? अधिशोषित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उनकी परसेंटेज में मात्रा ही क्या कहलाती है? मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता या प्रतिशत क्षार संतृप्तता कहलाती है। ये तो हो गई परिभाषा। उसके बाद में जो मृदा की जो प्रतिशत बेस संतृप्तता है, ये किन को दर्शाती है? कुल विनिमयशील जो भस्म है। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कुल विनिमयशील भस्म कौन कौन से थे? कुल विनिमयशील भस्मों के एग्जाम्पल पढ़े थे हमने। कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है। ये क्या है? कुल विनिमयशील भस्म है। कुल विनिमयशील भस्म जिन्हें क्या किया जाता है? अधिशोषित कुल धनायनों, धनायनों के रूप में क्या होंगे? अधिशोषित होंगे। तो कुल धनायनों में से इनकी परसेंटेज मात्रा निकलेगी, उनको क्या किया जाता है? प्रतिशत के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। बात समझ में आई होगी कि भाई जो बेस संतृप्तता है, बेस संतृप्तता किसको दर्शाती है? कुल विनिमयशील भस्म है या फिर अधिशोषित जो धनायन है, उनकी प्रतिशत मात्रा को ही क्या किया जाता है? परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है। इन एक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत बेस संतृप्तता कैसे निकाली जाती है? तो उस सूत्र की अगर हम बात करें तो मृदा की जो प्रतिशत बेस संतृप्ति है किस प्रकार से निकाली जाती है? प्रतिशत बेस संतृप्ति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है कुल विनिमयशील भस्म, जो टोटल विनिमयशील भस्म है। अभी एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। कुल विनिमयशील भस्म, इनकी मात्रा किसमें मापी जाती है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में। बटा में क्या आता है? धनायन विनिमय क्षमता, क्या बोलते हैं? CEC।
और धनायन विनिमय क्षमता भी किसमें मापी जाएगी, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, और गुणा में क्या होता है 100। इस सूत्र के द्वारा मृदा की जो प्रतिशत बेस संतृप्तता है वो क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। यानी कि टोटल विनिमयशील भस्म कितने हैं, टोटल कुल विनिमयशील भस्मों के एग्जाम्पल अभी पढ़े, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, और भी बहुत सारे धनायन हो सकते हैं। तो टोटल विनिमयशील भस्मों की मात्रा किसमें मापी जाती है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में। साथ में जो टोटल विनिमयशील भस्म है उसमें भाग किसका दिया जाता है, धनायन विनिमय क्षमता का, यानी कि CEC का क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, और गुणा में क्या किया जाता है, 100 किया जाता है। तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होता है, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता प्राप्त होती है। दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है इसको शॉर्ट रूप में, V बराबर में क्या होता है 100S बटा में T, ऐसे भी दर्शाते हैं, या फिर कैसे दर्शा सकते हैं इसको, V बराबर में S/T इंटू 100। V की बात करें, यहाँ पर V किसको दर्शाता है, V बराबर में प्रतिशत बेस संतृप्ति को दर्शाता है। उसके बाद में S किसको दर्शाता है, S दर्शाता है कुल विनिमयशील भस्मों की मात्रा को। उसके बाद में T किसको दर्शा रहा है, CEC को, धनायन विनिमय क्षमता को। या फिर शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CEC, कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी। तो जो प्रतिशत बेस संतृप्तता है, प्रतिशत बेस संतृप्तता की गणना इस सूत्र के द्वारा की जाती है। दूसरा कैसे लिखा जाता है इसको, V बराबर में 100S/T, या फिर V बराबर में S/T इंटू 100, एक ही बात है। V किसको दर्शाता है, प्रतिशत बेस संतृप्तता को, S कुल विनिमयशील भस्मों की मात्रा को, और T किसको दर्शाता है, धनायन विनिमय क्षमता को दर्शाता है। तो ये तो हो गई हमारे पास में मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता है, प्रतिशत बेस संतृप्ति है, वो ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे, वीडियो को पहले आप पॉज कीजिए, उसके बाद में जो कुल विनिमयशील भस्म है, अधिशोषित जो धनायन है, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो प्रतिशत बेस संतृप्ति है, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता के अंतर्गत ही हम बात करें तो अधिशोषित जो धनायन है, अधिशोषित धनायनों का जो दो समूह है, दो समूहों का मृदा की अम्लता या फिर क्षारीयता पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कोई भी अधिशोषित धनायन है, उसमें यदि दो समूह पाए जा रहे हैं तो दो समूह है वो मृदा की अम्लीयता पर भी और क्षारीयता पर भी क्या करते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं। अम्लीय मृदाओं की बात करें, अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदाओं में H आयनों की और साथ ही एल्युमिनियम आयनों की अधिकता होती है। अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा में किसकी मात्रा होगी, हाइड्रोजन आयनों की, और एल्युमिनियम आयनों की क्या होती है, प्रधानता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों मृदा विलयन में क्या करते हैं, H आयनों की और एल्युमिनियम आयनों की क्या करते हैं, मृदा में H आयनों की सांद्रता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा में एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोजन आयनों की अधिकता पाई जा रही है। अब ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, मृदा का जो सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अगर हम बात करें तो अधिशोषित जो हाइड्रोजन है ये प्रत्यक्ष रूप से मृदा विलयन में H आयनों की मात्रा को बढ़ाता है, और एल्युमिनियम जो आयन है ये अप्रत्यक्ष रूप से जल विश्लेषण के द्वारा क्या करता है, एल्युमिनियम आयनों की मात्रा को बढ़ाता है, हाइड्रोजन आयनों की मात्रा को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है।
एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम इसी के अंतर्गत अम्लीय मृदाओं के बारे में। अम्लीय मृदा है, उसमें एल्युमिनियम आयन है, एच आयन है, किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। एल्युमिनियम आयन की संयोजकता की बात करें तो संयोजकता कितनी होती है, +3 संयोजकता होती है, यानी कि अधिकतम चार्ज +3। इसकी क्रिया करवा दें किसके साथ में, जल के साथ में, HOH के साथ। ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, तो दोनों क्रिया करेंगे। नेगेटिव पार्ट को ये आकर्षित करेगा, उसके बाद में एक को उदासीन कर देगा। संयोजकता कितनी बचेगी, फिर भी 2 संयोजकताएं बचेंगी। तो पहली रिएक्शन में पहले पद में क्या होगा भाई, OH है इसके पास जुड़ जाएगा, लेकिन चार्ज फिर भी एल्युमिनियम के पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। एल्युमिनियम के ऊपर 2 चार्ज, और OH आकर के क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया, एक आवेश खत्म हो गया। हाइड्रोजन आयन है, ये प्रत्यक्ष रूप से मृदा का जो विलयन है उसमें क्या हो गया, इसकी मात्रा बढ़ गई। अम्लीय मृदाएं हैं, हाइड्रोजन आयन की प्रत्यक्ष रूप से मात्रा बढ़ गई। जल विश्लेषण के द्वारा एल्युमिनियम आयन है, प्रत्यक्ष रूप से मात्रा बढ़ा रहा है इसकी। भाई हमने क्या पढ़ा है, भाई जो अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं की बात करें, एच आयन और एल्युमिनियम आयनों की अधिकता होती है। दोनों ही मिलकर के हाइड्रोजन आयनों की मात्रा बढ़ाते हैं विलयन के अंतर्गत। हाइड्रोजन आयन प्रत्यक्ष रूप से मात्रा एच आयनों के सांद्रण को बढ़ाता है, और एल्युमिनियम आयन जल विश्लेषण के द्वारा हाइड्रोजन आयनों की मात्रा को बढ़ाता है विलयन के अंदर। अब एल्युमिनियम आयन ने जल विश्लेषण करवाया, हाइड्रोक्सिल समूह को अपने पास जोड़ लिया, एक आवेश क्या हो गया, खत्म हो गया, और जल विश्लेषण यानी जल अपघटन हो रहा है इसमें, तो हाइड्रोजन की आयन जो मात्रा है वो अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ गई। दूसरे पद में देखते हैं, ये हमारे पास में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, 2 चार्ज शेष बच रहे हैं। वापस से क्या किया हमने, जल से क्रिया करवा दी। जल इस तरीके से क्रिया करेगा H और OH के रूप में, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। OH फिर से क्रिया कर लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, लेकिन चार्ज फिर भी 1 बचेगा। क्या बना, AlOH का होल ट्वाइस, चार्ज कितना बच गया, अभी भी 1 चार्ज जो है शेष बच गया, और 1 हाइड्रोजन है, इसकी मात्रा फिर से बढ़ गई अप्रत्यक्ष रूप से जल विश्लेषण के द्वारा। दूसरे फिर से अब इसकी एक बार फिर से करवा देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, होल ट्वाइस प्लस चार्ज शेष बच रहा है इस पर, फिर से क्या करवाया, जल अपघटन करवाया, तो वही OH इससे जुड़ जाएगा। तो एल्युमिनियम तो क्या हो गया, यहाँ पे उदासीन हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया, लेकिन एच आयन था इसमें से, वापस से वही। ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख देता हूँ, जल सेम वही है, समझ गए। अप्रत्यक्ष रूप से जल विश्लेषण के द्वारा 3 हाइड्रोजनों की मात्रा बढ़ गई, मृदा में अम्लीयता क्या हो गई, और अधिक बढ़ गई। ये समझ में आ गया होगा। तो अधिकांश जो अम्ल हैं वो धनायन, इन्हें क्या बोलते हैं, विनिमय भस्म भी कहते हैं। मृदा को क्या करते हैं, क्षारीय बनाते हैं। ज्यादातर या अधिकांश जो अन्य धनायन है, अधिकांश अन्य धनायन जिन्हें क्या कहते हैं, विनिमय भस्म कहते हैं, ये मृदा को क्या करते हैं, क्षारीय बनाते हैं। तो तीनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। वीडियो को पॉज करके आप इनको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूले वगैरह भी समझ में आ गए। मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता के बारे में भी ज्ञात कैसे करते हैं, S/V बराबर में S/T इंटू 100, कुल विनिमयशील भस्म बटा में धनायन विनिमय क्षमता गुणा में 100। मात्रा किस में मापी जा रही, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में मापी जा रही है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए, जो CEC है यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, और कुल विनिमय भस्मों में जो अंतर है यानी कि T-S,
टी तो क्या था सूत्र में, धनायन विनिमय क्षमता। चलो मिटा देता हूं इसको मैं। मृदा की असंतृप्ति की जो सीमा है वो कैसे मापी जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, जो बेस संतृप्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला था, V बराबर में क्या है अपने पास में, S/T इंटू 100। तो S क्या था, S तो था यहाँ पे कुल विनिमयशील भस्म, और T क्या था हमारे पास में, CEC धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और V क्या है, प्रतिशत बेस संतृप्ति। तो CEC साथ में क्या है, कुल विनिमयशील भस्मों का जो अंतर है, यानी कि T में से क्या घटा दें, S घटा दें, तो क्या निकल करके आती है, मृदा की असंतृप्तता की सीमा। मृदा की जो असंतृप्तता की सीमा है वो कैसे ज्ञात की जाती है, कुल विनिमयशील धनायन विनिमय क्षमता है, धनायन विनिमय क्षमता में से क्या घटा दें हम, कुल विनिमयशील भस्म घटा दें। टी क्या थी हमारे पास में, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता में से क्या घटा दें, कुल विनिमयशील भस्म घटा दें। तो मृदा की असंतृप्ति की सीमा, या फिर मृदा में उपस्थित जो विनिमय हाइड्रोजन की जो मात्रा है उसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। CEC साथ में जो कुल विनिमय भस्मों की, जो भस्मों में जो अंतर है, अंतर कैसे निकालेंगे, T में से S घटा देंगे, तो क्या निकल करके आ जाएगा, हाइड्रोजन आयनों की मात्रा, यानी कि विनिमयशील हाइड्रोजन की मात्रा, या फिर असंतृप्ति की सीमा निकल करके आ जाती है। तो छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि भाई मृदा की असंतृप्ति की जो सीमा है वो कैसे ज्ञात की जाती है। उसके बाद में कोई भी मृदा है, उस मृदा की जो प्रतिशत बेस संतृप्तता है यदि 80% से अधिक है, कोई भी मृदा है, किसी भी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता यानी कि V क्या है, 80% से अधिक है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि उसकी CEC का 4/5 भाग 4/5 भाग है भस्मों से, और 1/5 भाग हाइड्रोजन आयन या फिर एल्युमिनियम आयनों से क्या है, संतृप्त है। कोई भी मृदा है और उस मृदा में यदि उस मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता क्या निकल करके आई, 80% से अधिक निकल करके हमें प्राप्त हुई, तो उसका मतलब क्या निकला कि उस मृदा में, उस मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता है, उस धनायन विनिमय क्षमता का 4/5 भाग तो क्या है, भस्मों से, यानी कि 4/5 भाग तो उसमें क्या पाए जा रहे हैं, भस्म पाए जा रहे हैं, और 1/5 भाग क्या पाया जा रहा है, एच आयन या फिर एल्युमिनियम आयनों की मात्रा पाई जा रही है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में प्रतिशत बेस संतृप्तता है और जो मृदा का पीएच है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वे प्रतिशत बेस संतृप्तता V और मृदा पीएच, इन दोनों के मध्य में क्या है, गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। मृदा की जो प्रतिशत बेस संतृप्तता है और मृदा का जो पीएच है, उन दोनों के मध्य में गहरा संबंध होता है। इससे अधिक प्रतिशत जो बेस संतृप्तता है अधिक हो जाए,
या तो मृदा का जो पीएच है वो भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता बढ़ेगी तो मृदा का पीएच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। दोनों के मध्य में गहरा संबंध समझ में आ गया। कोई धनायन विनिमय प्रतिशत बेस संतृप्तता भी बढ़ती है तो मृदा के पीएच मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रतिशत बेस संतृप्तता घटती है तो मृदा का पीएच भी क्या होता है, घटता है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं में जो भस्म संतृप्तता है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अलग अलग प्रकार की मृदाएं होंगी तो उनकी जो प्रतिशत बेस संतृप्तता है या फिर भस्म संतृप्तता है या क्षार संतृप्तता है वो भी कैसी होगी, अलग अलग होती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उष्ण प्रदेशों की जो मृदा है उनमें कोलोइडी जो संकीर्ण होता है, कोलोइडी जो आयन परत है उस पर जो भास्मिक धनायन है अधिक वर्षा के कारण क्या हो जाता है, यानी कि जो क्षारीय जो धनायन है अधिक वर्षा के कारण घुल करके नीचे चले जाते हैं, यानी कि उनका क्या हो जाता है, लीचिंग हो जाता है, जिससे कोलाइडी संकीर्ण पर H आयन क्या हो जाते हैं, यानी कि H+ जो आयन है वो अधिशोषित हो जाते हैं और मृदा का पीएच मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। मृदा का पीएच कम कैसे हो रहा है, समझिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जो मृदाएं हैं अधिक वर्षा होगी, अधिक वर्षा होने के कारण धनायन घुल करके क्या हो जाते हैं, मृदा की निचली सतहों में चले जाते हैं, यानी कि उनका लीचिंग के द्वारा ह्रास हो जाता है। उसके बाद में ऊपरी जो सतह बची, कोलोइडी जो संकीर्ण बचा, कोलोइडी संकीर्ण पर कौन अधिशोषित हो गए, H+ आयन अधिशोषित हो गए। H+ आयन अधिशोषित हो गए तो मृदा में अम्लता बढ़ी, अम्लता बढ़ने का मतलब यह है कि मृदा का पीएच मान क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद में शुष्क क्षेत्रों की बात करें, शुष्क प्रदेश की जो क्षेत्र है, शुष्क जो क्षेत्र है या शुष्क प्रदेश हैं उनकी मृदाओं में कोलोइडी जो संकीर्ण है वो भस्मों से क्या होता है, संतृप्त होता है। शुष्क क्षेत्र की मृदाएं हैं वहां पर जो भस्म है, भस्मों की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। इस कारण इनका क्या जो पीएच मान है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो ये थी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्तता। इसी में दो छोटी परिभाषाएं निकल करके आती हैं, एक तो आता है भस्म संतृप्त मृदा और दूसरा आता है भस्म असंतृप्त मृदा। तो इसी में छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि भाई भस्म संतृप्त मृदा किसे कहते हैं, और दूसरा आता है भस्म असंतृप्त मृदा, यानी कि क्षार संतृप्त मृदा और क्षार असंतृप्त मृदा किसे कहेंगे। परिभाषा की बात करें, भस्म संतृप्त मृदा वे मृदाएं जो कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होती है, भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है। यानी कि वे मृदा जिनके जो कोलोइडी संकीर्ण हैं, वे मृदाएं जो या फिर वे मृदा जो जिनके कोलोइडी संकीर्ण, दूसरा कैसे लिख सकते हैं, वे मृदा जिनके कोलोइडी संकीर्ण कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होते हैं, या फिर वे मृदा जो कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होती हैं, भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है। ये मृदा कैसी होती है, उपजाऊ मृदा होती है। उसके बाद में पोषक तत्व भी क्या होते हैं, उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा भस्म असंतृप्त मृदा किसे कहेंगे, भस्म असंतृप्त मृदा वे मृदा जिनके कोलोइडी संकीर्ण कैल्शियम आयनों से कैसे रहते हैं, परिपूर्ण नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगी, भस्म असंतृप्त मृदा कहलाती है।
यानी कि कृषि के लिए भस्म असंतृप्त मृदा कैसी रहती है, कृषि के कार्य के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, और भस्म संतृप्त मृदा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है। तो दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई, भस्म संतृप्त मृदा और भस्म असंतृप्त मृदा। वे मृदा जिनके कोलोइडी संकीर्ण कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण होते हैं भस्म संतृप्त मृदा कहलाती हैं, क्षार संतृप्त मृदा कहलाती हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा है वे मृदाएं जिनके कोलोइडी संकीर्ण कैल्शियम आयनों से परिपूर्ण नहीं होते हैं, भस्म असंतृप्त मृदा, क्षार असंतृप्त मृदा कहलाती है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। छोटे सवालों के रूप में ये पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारे पास में आयन विनिमय। टोटल 7 पार्ट पढ़े हमने आयन विनिमय के अंतर्गत। तो जिन भी विद्यार्थियों ने पीछे के जो पार्ट वगैरह नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उन लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे कोने में आई बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके भी आप जो आयन विनिमय चैप्टर है उसको देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व अपने दोस्तों को शेयर करें। और जितने भी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स वगैरह हैं वीडियो पाने के लिए, मुफ्त में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे मृदा अभिक्रियाओं के बारे में, जो 5वां चैप्टर है उसके बारे में। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।